चलिए, आज का जो चैप्टर है वो है गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो है नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो मैंने क्लास किया था उसमें जो है हम लोगों ने सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हिमालय से नदी निकलने वाली नदियों में 3 अपवाह तंत्र की मैंने चर्चा किया था। तो सबसे पहले उसमें था सिंधु, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र की। और ये नदी हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पवित्र है। ठीक है, और ये हमारे हिंदू धर्म के कल्चर को डिसाइड करती है। ठीक है, तो गंगा नदी जो है ये ऐसा क्षेत्र है जो वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और यहीं से हमारे यहाँ कृषि की शुरुआत होती है। ठीक है, कृषि की व्यवस्था की व्यापक पैमाने पर शुरुआत होती है। 16 महाजनपदों का निर्माण की घाटी भी यही है। ठीक है, तो इतिहास में भी नदी का बहुत महत्व है और वर्तमान में भी नदी का बहुत महत्व है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र इसी नदी बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए हमें नदी के बारे में पढ़ना जरूरी है इसके बारे में। लेकिन समझना पड़ेगा, ये जो मैप आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, उत्तराखंड का ये मैप है। और उत्तराखंड में नदियां जो है कई अलग अलग प्रयाग का निर्माण करती हैं मिलने से। ठीक है, तो उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं और किस प्रयाग में कौन नदियां आकर के मिलती हैं। जैसे बहुत ध्यान समझना कि गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड में गंगोत्री नामक ग्लेशियर में गोमुख नामक स्थान से भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक स्थान से भागीरथी के नाम से निकलती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के मिलने से ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आके मिलती है तो ये देवप्रयाग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे प्रयाग हैं। ठीक है, और वो हिंदू धर्म के लिए बहुत पवित्र है। जैसे यहाँ केदारनाथ है, तो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है जिसे हम काली गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, और वो अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में आकर के मिल जाती है। तो रुद्रप्रयाग में पूछा जाएगा एग्जाम में कौन नदी मिलती है, तो मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद अलकनंदा नदी में जो है कर्णप्रयाग स्थान है, ये सब स्थान है, शहर है। कर्णप्रयाग में आकर के पिंडार नदी मिलती है। ठीक है, तो कर्णप्रयाग में पिंडार नदी के मिलने से यहाँ पर जो है ये जो है अलकनंदा में आके मिल जाती है, उसकी सहाय नदी है। और पिंडार नदी कहाँ से निकलती है, तो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड से निकलती है ये। ठीक है, इसके अलावा धौली गंगा नदी है, ये भी अलकनंदा में आके मिलती है और ये विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, जो है नीतिदर्रा जो है सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है ये अलकनंदा नदी, और ये आकर के विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिल जाती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि अलकनंदा नदी हर जगह हर नदी आके अलकनंदा में ही मिल रही है। ठीक है, जैसे भागीरथी कहाँ मिल रही है, देवप्रयाग में। कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग में कौन मिल रही है, मंदाकिनी, किससे, अलकनंदा से। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कौन मिल रही है, पिंडार। और फिर धौली गंगा किससे मिल रही है, विष्णु प्रयाग में, किससे, अलकनंदा से। ठीक है, तो ये याद रखना कि सब नदियां आकर अलकनंदा में ही मिलती हैं, अलग अलग प्रयागों में। तो किस प्रयाग में कौन नदी आकर के मिलती है ये जानना बहुत जरूरी है। और यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बिहार हो, चाहे आप जो है, तो ये हर एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि हम मैप से नहीं पढ़ते हैं, और जब हमारे दिमाग में मैप नहीं होता है तो हम चीज़ें भूलने लगते हैं। ठीक है, तो मैप बहुत ज़रूरी है याद करना। अगर मैप हम देखते रहेंगे तो हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो है ये भागीरथी नदी जो है आके अलकनंदा में मिलती है और देवप्रयाग के नाम से जानी जाती है। और देवप्रयाग के बाद ही भागीरथी का नाम बदल जाता है और हो जाता है गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है गंगोत्री से, गोमुख नामक स्थान से, भागीरथी के नाम से। भागीरथी के नाम से निकलती है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे है कि जो भागीरथी है इसी में नदी आके मिलती है भील गंगा। तो भील गंगा नदी जहाँ मिलती है वहीं पर एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो टिहरी जो बांध है ये
पूछा जाएगा एग्जाम में कि किन दो नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भीलगंगा नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, ठीक है। और अगर ये बांध टूट जाए तो दिल्ली तक पानी आ जाएगा, और दिल्ली का हो सकता है दिल्ली का फर्स्ट फ्लोर लोगों का डूब जाए, इतना पानी यहाँ पे इसमें भरा हुआ है, ठीक है। और इससे बिजली उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जब आप आईएएस अधिकारी बनेंगे तो दिल्ली दर्शन जब कराया जाता है तो आपको टिहरी बांध भी दिखाया जाता है, अंदर ले जा करके दिखाते हैं, लिफ्ट के माध्यम से जाते हैं, वहाँ अंदर दिखाते हैं, ठीक है। टिहरी बांध कैसे बना है, क्या कैसे उस पर काम हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो अलग अलग प्रयागों में अलग अलग नदियाँ आकर के मिलती हैं, और जिससे जो है वो नदियों को बाद में सारी नदियाँ आकर के अलकनंदा और देव प्रयाग में गंगा के नाम से जानी जाती हैं। तो जो गंगा नदी है, बहुत ध्यान समझना, गंगा जो नदी है उसमें किसका किसका पानी है, भागीरथी का भी है, भीलगंगा का भी है, मंदाकिनी का भी है, अलकनंदा का भी है, धौली गंगा का भी है, और पिंडार नदी का है। सबका पानी आकर के कहाँ मिलता है, देव प्रयाग में। और फिर देव प्रयाग में ही भागीरथी का नाम चेंज हो जाता है गंगा, और गंगा के नाम से नदी बहना शुरू कर देती है, ठीक है। और ये मैप में मैंने यहीं पे बना दिया है, जैसे संगम है, जैसे यहाँ दिया है कि देव प्रयाग में कौन नदियाँ आके मिलती हैं, तो भागीरथी प्लस अलकनंदा, ठीक है। रुद्रप्रयाग में कौन, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। कर्णप्रयाग में पिंडार प्लस अलकनंदा। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा प्लस अलकनंदा। तो हर जगह कॉमन कौन है, अलकनंदा है, ठीक है। इसको हम एक जगह पकड़ेंगे, याद करने का तरीका यही है। और कहाँ कहाँ कौन मिलता है मैप में जब हम देखते जाएंगे तो हमें चीज़ें हमेशा याद होती चली जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2-3 बार इसको देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस सब चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, गंगा के बारे में। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, भागीरथी नदी के बारे में पहले जान लेते हैं कि भागीरथी नदी है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने मैप दिखा दिया, तो लिखा है कि गंगा का उद्गम, ठीक है, गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से हुआ है। भागीरथी का मैंने भी बताया था, ठीक है। गंगा जो है, गंगा गोमुख से भागीरथी के नाम से निकलती है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलती है, जो इसे गंगा के नाम से जानी जाती है। और भीलगंगा नदी भागीरथी की सहायक नदी है, जिसकी मैंने भी चर्चा की थी, ठीक है। तो एग्जाम अगर पूछ दे कभी कि भीलगंगा किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी मानी जाएगी, तो वो मानी जाएगी जो है किसकी, तो अलकनंदा की मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अलकनंदा जो नदी है, इसको हम लोग बोलते हैं, अलकनंदा नदी जो ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है जो है सतोपथ हिमनद हिमानी से। ये नीति दर्रे के पास स्थित है, मैंने मैप में दिखाया भी है, ये वहां से निकलती है। और अलकनंदा के बाएं तट पर कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिल जाती है, जो मैंने बताया समझाया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अलकनंदा के दाहिने तट पर रुद्रप्रयाग के निकट मंदाकिनी नदी मिलती है, और अलकनंदा नदी में विष्णु प्रयाग के निकट धौलीगंगा नदी मिल जाती है। जो मैंने मैप में वहां दिखाया था वही चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है चीजें, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आप पीडीएफ अपने पास रख लेना, और हो सके तो अपने नोट्स बना लेना इसको, ठीक है। अपना नोट्स बनाओगे तो चीजें बनाओगे बार बार तो चीजें याद होंगी, ठीक है। बाकी तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको देखते रहना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी के एग्जाम में कभी पूछे तो आपको याद रहेगा कि देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना कि गंगा नदी कहाँ पर मैदानों में प्रवेश करती है, अभी तो पहाड़ों पर है, मैदानों में कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के निकट या गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। गंगा के उसमें उत्तर प्रदेश में ये उत्तराखंड में गंगा के मैदान हरिद्वार में प्रवेश करती है, ठीक है। इसके बाद गंगा नदी की विशेषता क्या है, तो गंगा नदी यमुना नदी जो है, जो इलाहाबाद या प्रयाग में गंगा नदी से मिलती है, या गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। एग्जाम में अगर कभी पूछ दे कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, ठीक है।
यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है, और वो भी जो है उत्तराखंड में निकलती है, और अभी उसके बारे में डिटेल बताऊंगा अलग से, ठीक है। इसके अलावा गंगा नदी जो है 5 राज्यों में बहती है। एग्जाम में पूछ देगा कि गंगा नदी भारत के कितने राज्य में बहती है, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्य में बहती है, ठीक है। जैसे इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है गंगा की, ठीक है। लेकिन हर स्टेट में इसकी लंबाई क्या है, तो मैंने किलोमीटर के अनुसार सजा दिया है। तो कभी कभी हो सकता है कि क्रम पूछ दे कि गंगा नदी की सबसे अधिक चौड़ाई किस में है, सबसे कम चौड़ाई कहाँ है, तो ये सब चीज़ें आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर बहती है, 1140 किलोमीटर का सफर तय करती है उत्तर प्रदेश में, जो सबसे ज्यादा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, उत्तराखंड में 310 किलोमीटर और झारखंड में 25 किलोमीटर। यहाँ पे नोट कर लेना, 25 किलोमीटर जो है गंगा नदी झारखंड में भी बहती है, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर के 2525 किलोमीटर की लंबाई जो है गंगा नदी की है, ठीक है। इसमें कुछ हो सकता है कुछ किलोमीटर इधर उधर हो जाए, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी। एग्जाम में कभी पूछ दे कि गंगा नदी सबसे अधिक किस स्टेट में बहती है, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे कम किस में बहती है, तो झारखंड में, ठीक है, ये बात याद रखना। इसके अलावा गंगा नदी जो है, गंगा नदी की विशेषता ये है कि गंगा नदी फरक्का बंगाल के पास 2 धाराओं में बट जाती है, ठीक है। 2 धाराओं में बट जाती है। मैं पहले मैप समझा देता हूँ, फिर यहाँ समझ लिखता हूँ, ठीक है। ये देखो ध्यान से, तो यहाँ देखो गंगा नदी का मैप बना हुआ है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलती है तो ये फरक्का बांध के पास 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इसकी एक धारा भारत में बहती है, एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है। तो जो धारा पश्चिम बंगाल में बहती है उसको ऊपरी भाग में कहते हैं भागीरथी, और फिर लास्ट में उसको बोल देते हैं हुगली। और जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको हम बोलते हैं पद्मा, ठीक है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं। गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश नाम वो पद्मा के नाम जानते हैं, और बाद में फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के वो नदी गिर जाती है, ठीक है। इसके अलावा गंगा नदी जब बह रही है, इधर से ऐसे बह रही है, तो गंगा नदी का बायां तट कौन सा हुआ, बायां किनारा, ये हुआ बायां किनारा और ये हुआ दायां किनारा। तो नदियां दाईं ओर से कौन कौन नदियां आके मिलती है गंगा में, और बाईं तरफ से कौन कौन नदियां आके मिलती है, सारा मैप मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। जैसे गंगा नदी के बाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि बाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सबका मैप बना हुआ है। जैसे सबसे पहले बाईं सहायक नदी में है रामगंगा, फिर है गोमती, फिर है घाघरा, फिर है गंडक, फिर है बूढ़ी गंडक, फिर है कोसी, फिर है महानंदा। भारत में मिलने, और फिर है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा भी इसी की सहायक नदी मानी जाती है, लेकिन वो बांग्लादेश से मिलती है। अब भारत में अंतिम बाईं सहायक नदी कौन है, महानंदा, जो सिक्किम से निकल करके आती है, और बिहार में जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये भी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी भी बहुत प्रसिद्ध है, आगे एक एक करके मैं चर्चा करूंगा इन सबकी। लेकिन अगर हम बात करें गंगा की दाईं सहायक नदियों की बात करें, तो दाईं सहायक नदियों में सबसे पहले आता है यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है गंगा की। दूसरा नदी है टोंस। टोंस 2 नदियां हैं, दोनों अलग अलग बताता हूं मैं, ठीक है। टोंस नदी ये भी है, ये इलाहाबाद के निकट मिल जाती है। फिर है सोन है, फिर पुनपुन है, और फिर फल्गु है, ठीक है। इसके अलावा पेज नंबर अगर आप 21-22 पे जाकर के देखेंगे तो वहां भी आपको ये मिल जाएगा, एटलस में जाकर वहां देख सकते हैं, ठीक है। अब हम विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ एक चीज़ और बताना आपको जरूरी है कि देखो यहाँ पर मणिपुर और नागालैंड के पास मणिपुर पहाड़ी है, ठीक है। तो इसी पहाड़ी से नदी निकलती है, बराक नदी। इस बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी कहा जाता है। और ये बराक नदी अभी आगे बताऊंगा अभी। तो बराक नदी जो है जब आके पद्मा में मिल जाती है तो गंगा का नाम चेंज हो जाता है मेघना, और ये मेघना के नाम से डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो याद रखना, बहुत सिंपल सी बात है। गंगा नदी किस एग्जाम पूछा गया है कि गंगा नदी किस नाम से निकलती है, तो भागीरथी। गंगा नदी किस नाम से गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो मेघना के नाम से गिरती है, ठीक है। आगे लिखा होगा, मैं एक करके भी समझाऊंगा सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की। पहले हम बात कर रहे थे विशेषताओं की, तो लिखा मैंने पहले बताया था कि गंगा नदी फरक्का बंगाल में एक जगह है,
और यहीं पर जो है बांध बनाया गया, फरक्का बांध। तो यहीं से नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसे हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गंगा नदी की एक धारा बांग्लादेश में जाती है जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो आप लोग हो सकता है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ और ना समझ में आए, तो कोई बात नहीं है, समझने का प्रयास करना। नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा फिर दोबारा, ठीक है ना। आप मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा इसको। दूसरा, जो दूसरी धारा है वो पश्चिम बंगाल में गंगा को पुनः भागीरथी और निचले क्षेत्रों में हुगली नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, ठीक है। जो दूसरी धारा है जो भारत बहती है, तो भागीरथी जो है ये कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में भी भागीरथी कहा जाता है गंगा को, और बाद में जब निचले भाग में पहुंचती है तो इसको हम लोग हुगली बोल देते हैं, ठीक है। और सुना होगा इतिहास में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वो भागीरथी नदी किनारे हुआ था, ये बात याद रखना, ठीक है। ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में बांग्लादेश में यह नदी जो है पद्मा के नाम से, पद्मा और बराग नदी के मिलने से मेघना कहलाती है, ठीक है। पहले इसको पद्मा कहते हैं और बराग नदी जब मिल जाती है तो इसको मेघना कहा जाता है। अतः गंगा नदी मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखना ये बात का। इसके अलावा इस प्रकार गंगा नदी, मैंने अभी जो पहले बताया था कि गंगा नदी जो है भागीरथी के नाम से निकलती है और मेघना के नाम से गिरती है सागर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो गंगा नदी किस नाम से निकलती है, किस नाम से गिरती है, और इसके कई अलग अलग स्टेट में नाम है। जैसे मैंने बताया था उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं, भागीरथी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही क्या कहते हैं, गंगा। पश्चिम बंगाल में इसको हुगली कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, पद्मा। और बराग नदी के मिलने से इसका नाम क्या हो गया, मेघना, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद करना बहुत जरूरी है, एक एक करके मैंने बता दिया है। अब हम बात करेंगे गंगा की सहायक नदियों की, ठीक है। गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं एक एक करके हम बात करेंगे। तो मैंने इसीलिए अलग अलग लिख दिया है कि गंगा की बाईं सहायक नदियां और गंगा की दाईं सहायक नदियां, ठीक है। तो गंगा की बाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें नंबर 1 है रामगंगा। याद रखना, आप लोगों से सहायक नदियां एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो उनको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे तो याद नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें इन सब चीजों को मैंने अलग से लिख दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना आने पाए, ठीक है। अब गौर करना, तो गंगा की जो बाईं सहायक नदियां हैं उसमें सबसे पहला आता है रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा और फिर ब्रह्मपुत्र नदी। ये 8 नदियां जो है इंपॉर्टेंट है, और ये किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा की, जो बाईं तरफ से आकर के मिलती हैं। अब दाईं तरफ की नदियों की बात करें तो है उसमें यमुना, टोंस, सोन नदी, पुनपुन नदी, दरधा नदी और फल्गु नदी। इसमें जो ये नदी है पुनपुन नदी, तो इतिहास जब आप पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, ठीक है। बोध गया में प्राप्त हुआ था, और बोध गया किस नदी किनारे है, तो पुनपुन नदी के किनारे ही बोध गया पड़ता है, यह बात याद रखना। ये पुनपुन नदी के किनारे ही बोध गया पड़ता है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। बाकी हर नदी की चर्चा मैं एक एक करके करता जाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग ये मैप आप लोगों ने देखा है, ये मैप मैंने दिखा दिया था, ये पूरा बना दिया है मैंने मैप, ठीक है, कि जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो याद रखना, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी के नाम से देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने से ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में बहते हुए प्रयाग में उससे यमुना नदी आके मिलती है, इलाहाबाद में जहाँ संगम लगता है, और फिर ये नदी जो है फरक्का के बाद आपके पास पहुंचती है, और ये जो है 2 धाराओं में बढ़ जाती है। 2 धाराओं में जब बढ़ती है तो इसकी 2 धारा कौन कौन सी है, तो एक धारा जो है आपकी है जो पद्मा के नाम से जानी जाती है, और एक धारा जो है वो आपकी जो है एक ये भागीरथी
ऊपरी भाग में और निचले भाग में हुगली कहते हैं। और एक धारा जो है वो देखो चली आई है बांग्लादेश में पद्मा, और लास्ट में इसको मेघना कहते हैं। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, यहाँ मेघना कहते हैं। ठीक है, तो ये धारा, दो धाराओं में गंगा नदी बढ़ जाती है। और पद्मा कहाँ कहलाती है? बांग्लादेश में। और भारत में इसको गंगा कहते हैं, उत्तराखंड में इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बातें सब याद रखना। बाकी जो बराक नदी है इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा आगे क्लास में। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों की। तो गंगा की पहले हम दाईं सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ध्यान केंद्रित करना अपना यमुना नदी पर। यमुना नदी जो है ये देखो कि ये दिल्ली के नजदीक, दिल्ली के निकट बहती है। ठीक है, और आगरा भी इसी के नदी किनारे है यमुना। और यमुना नदी किनारे है मथुरा। कृष्ण लीला आप लोगों ने देखा होगा कि यमुना नदी में कृष्ण भगवान गेंद फेंक देते हैं, फिर निकालने के लिए जाते हैं तो वहां पे सांप से उनकी लड़ाई होती है। ठीक है, तो वो सब आपने कहानी सुना होगा। यमुना नदी आज गंगा नदी ये क्या कहते हैं, दिल्ली उसी किनारे है। और दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा भी कौन बनाती है? यमुना नदी बनाती है, ये भी याद रखना। दूसरा, यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। ये बात याद रखना कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है आपका यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी बंदरपुछ श्रेणी कहाँ है? उत्तराखंड में है। बंदरपुछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है। गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, यह बात याद रखना। ठीक है, यह इलाहाबाद प्रयागराज में या गंगा नदी में मिल जाती है। आजकल देखा सुना होगा कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके रख दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद नाम किसने रखा था? पहले भी उसका नाम प्रयाग था, तो अकबर ने उसका नाम चेंज कर दिया था, रख दिया था इलाहाबाद। ठीक है, दीन इलाही के नाम पर। और इसको अपनी राजधानी बनाया था, वहां पर एक लाल किला बनवाया है। इलाहाबाद में भी एक लाल किला है, लेकिन वो छोटा लाल किला है। ठीक है, और वो जो है तो उसी का नाम बाद में जब योगी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके पुनः रख दिया प्रयागराज। तो कहीं इलाहाबाद आ जाए तो प्रयागराज भी मैंने साथ में लिख दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है और यहीं पे संगम होता है। ठीक है, संगम सुना होगा, माघ मेला लगता है संगम का। तो ठीक है, तो संगम का मेला में जो है ये यमुना नदी आकर के मिलती है। और ये जो है वहां पर जो है क्या कहते हैं, हर 12 वर्ष पे संगम का मेला लगता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब जो है गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे यमुना की, जैसे हम गंगा की सहायक नदी पढ़ रहे थे तो यमुना भी पढ़ रहे हैं। तो यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ गौर करना, यमुना की सहायक नदियां अगर बात करें तो यमुना की सहायक नदियां दो तरह की भी हैं, दाईं सहायक नदियां, बाईं सहायक नदियां। एग्जाम में हमेशा दायां बायां हमेशा पूछता है, इसीलिए दायां बायां याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टोंस और हिंडन, टोंस याद रखना दो नदियां हैं, एक गंगा की भी सहायक नदी है जो इलाहाबाद में आके मिलती है, इलाहाबाद में वो बहती है। और एक टोंस हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आ करके वो मिलती है कहाँ, किससे? तो वो मिलती है गंगा, उससे यमुना से। तो टोंस दो नदियां हैं, और एक गंगा की सहायक नदी है और एक यमुना की सहायक नदी है, ये बात याद रखना। ठीक है, दाईं सहायक नदी की अगर हम बात करें तो दाईं सहायक नदियों में कौन कौन आती हैं? चंबल, सिंधु, सिंधु को हम काली सिंधु भी बोलते हैं, बेतवा और केन। ठीक है, बेतवा और केन, ये सब नदियां किसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं? यमुना की मानी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने मैप बना दिया है समझाने के लिए। जैसे देखो ये गंगा नदी है और ये है आपका यमुना नदी, ये यमुना नदी हो गई। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? मैंने बताया था बंदरपुछ से निकलती है। बंदरपुछ में कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा के समानांतर बहते हुए ये जो है पहुंचती है और इलाहाबाद में आकर के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब इसमें की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो देखो चंबल है, काली सिंधु है, बेतवा है और केन है। तो केन और बेतवा, काली सिंधु, चंबल, ये सब किसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं? तो ये सब नदियां किसकी हैं? गंगा की हैं।
इसके अलावा एक नदी है, सॉरी, यमुना की सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा हिंडन नदी भी जो है, जो गाजियाबाद में बहती है, हिंडन नदी, ये भी यमुना की सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि गाजियाबाद किस नदी किनारे है, तो यमुना के भी है और हिंडन के भी है, ठीक है। ये नदी बहती है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे हिंडन एयरबेस भी है जो लड़ाकू विमानों के लिए जाना जाता है, ठीक है। भारत के लड़ाकू विमान सब हिंडन एयरबेस पे ही उड़ान भरते हैं, लगभग आधे ज्यादा वो दिल्ली की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब एक चीज और बताना था आपको, यहाँ देखो, यहाँ दो नदियां हैं, एक है बेतवा, एक है केन। ये बुंदेलखंड में बहती हैं और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को में दोनों में बहती हैं, दोनों स्टेट में। तो केन और बेतवा को नहरों के द्वारा जोड़ दिया गया, जिसमें मैं जो डार्क डार्क कर रहा हूं इसको समझ लेना कि केन और बेतवा को ये नहरों के माध्यम से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे सिंचाई के लिए जोड़ा गया है कि जिससे इस क्षेत्र में सिंचाई की जा सके। और आप लोगों को पता होगा, नदी जोड़ो परियोजना 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए, कि जिससे नदियों का पानी समुद्र में बेकार जो चला जाता है ना जाने पाए, ठीक है। और हमारे यहाँ जो सिंचाई की समस्या है वो सिंचाई की समस्या ना होने पाए, इसीलिए ये काम किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ गौर करना, हम बात करते हैं तो गंगा नदी की, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी मैंने बता दिया। अब कुछ नदियों की चर्चा हम कर लेते हैं पहले। तो यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में आता है एक चंबल नदी, ठीक है। सुना होगा चंबल के डाकू, बहुत सारे फिल्मों में बहुत सारे कहावत सुना होगा। तो चंबल नदी जो है बीहड़ बनाती है, मैंने पहले ही बताया था। बीहड़ का आप लोग नेट पे सर्च भी किए होंगे। तो बीहड़ जो होता है वो ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, जो ग्वालियर, मुरैना, भिंड और इटावा तक जो है आपको मिलेगा, बहुत दूर तक मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखना, चंबल नदी अपने बीहड़ के लिए जानी जाती है, बुंदेलखंड में बनाती है, ठीक है। अच्छा, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो यह नदी एमपी में मालवा पठार में माहू माहू के निकट जना पाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। एमपी में निकलती है, मालवा पठार में माहू के निकट, और ये माहू क्यों प्रसिद्ध है, इसको अगर जान लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं चंबल को, ठीक है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना, माहू में ही आपके संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो माहू में ही हुआ था, ठीक है। तो माहू में याद रहेगा आपको कि जहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है, बाबा साहब का, वहीं पर जो है आपका चंबल नदी निकलती है। ऐसे जब ट्रिक याद करते हैं तो हमें चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं, ठीक है। यह नदी, यह यमुना की दाईं सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है, जो यूपी में इटावा के निकट, यह यमुना की दाईं सहायक नदी मानी जाती है, जो यूपी में इटावा के निकट यमुना में आकर के मिल जाती है। यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश का जो जिला है इटावा, वहीं पर आकर के यमुना से मिल जाती है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस नदी पर 3 बांध बनाया गया है और 3 महापुरुषों पे बनाया गया है, ठीक है। तो इस नदी पर 3 बांध जो कौन कौन से हैं, तो इस नदी पर गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है और जवाहर सागर बांध बनाया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है, चंबल पर। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है, चंबल पर। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है, चंबल पर, ठीक है। तो इन सब नदियों के बारे में आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा इस नदी ने बुंदेलखंड में बीहड़ का निर्माण करती है, मैंने अभी बीहड़ के बारे में बताया। तो एग्जाम में कभी भी आ जाए कि बीहड़ कौन नदी बनाती है, बीहड़ मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ भूमि, कौन बनाती है, तो ये बनाती है चंबल नदी, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके अलावा चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो बनास, बनास इसकी सहायक नदी किसकी है, चंबल की। क्षिप्रा, पार्वती, ये 3 प्रमुख सहायक नदियां किसकी हैं, चंबल की। क्षिप्रा नदी के बारे में बता देता हूं। क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन स्थित है, जहां पे महाकाल का मंदिर है, ठीक है। महाकाल का जो मंदिर है वो क्षिप्रा नदी किनारे है, और यहाँ भी कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। तो गंगा संगम पे भी लगता है, इलाहाबाद में भी प्रयाग मेला लगता है, हरिद्वार में भी संगम मेला लगता है, और क्षिप्रा में, उज्जैन में भी, महाकाल में भी जो है संगम मेला लगता है, ठीक है। इसके अलावा गोदावरी नदी पर भी संगम मेला लगता है, इसकी संगम मेला चर्चा अलग से मैं करूंगा, ठीक है। तो याद रखना, क्षिप्रा पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि क्षिप्रा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उज्जैन नदी इसी नदी किनारे है और संगम लगता है यहाँ पर जो है
तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो क्षिप्रा जो है पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, तो क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। इसके अलावा केन नदी, केन के बारे में बता देता हूँ। केन एमपी में सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। ठीक है। और बेतवा नदी के बारे में भी वही है। यह नदी रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है और इस नदी पर माता टीला बांध स्थित है। माता टीला बांध को लिख लेना, रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बोलते हैं। ठीक है। बेतवा नदी पर है। तो एग्जाम में कई बार कम से कम ये माता टीला बांध कम से कम उत्तर प्रदेश और जो है बिहार, उत्तर प्रदेश में कम से कम 10-12 बार पूछा जा चुका है कि माता टीला बांध किस नदी पर है। तो ये बेतवा पर है। इसको रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बोलते हैं। ये उस समय मुझे ध्यान नहीं आया तो मैं नहीं लिख पाया नोट्स में, तो इसको आप लोग लिख लेना कि माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बोला जाता है। यमुना नदी की सहायक नदी यह है बेतवा। ठीक है। इसके अलावा टोन्स, ये सब आपको मैं नदी में नदियाँ मिल जाएंगी। पेज नंबर 21 पे आप जाओगे तो वहाँ सब नदियाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब टोन्स नदी की। तो टोन्स नदी यह हिमाचल प्रदेश में बहती है, यह यमुना की सहायक नदी है। तो मैंने पहले बताया था, ध्यान से समझ लेना। टोन्स नदी दो है, एक हिमाचल प्रदेश में बहती है जो यमुना की सहायक नदी है, और एक टोन्स नदी इलाहाबाद के निकट बहती है जो गंगा की सहायक नदी है। तो दो टोन्स हैं, एक यमुना की और एक गंगा की सहायक नदियां हैं। मैंने सबको बता दिया है, इसलिए इन सबको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं गंगा की अन्य दाई सहायक नदियां। ठीक है। गंगा की अन्य दाई सहायक नदियों की पहले बात कर लेंगे। ठीक है। हमने यमुना की बात किया, यमुना की सहायक नदियों की बात किया। तो यमुना भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की कौन सी सहायक नदी है? तो दाई सहायक नदी है गंगा की। ठीक है। इसलिए हमें याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टोन्स। देखो वहां भी टोन्स आया, यहाँ भी टोन्स आया। तो टोन्स जो है गंगा की भी है और यमुना की भी है। तो टोन्स जो है पुराणों में इसे तमसा नदी कहते हैं। ठीक है। याद रखना, पुराणों में इसे तमसा नदी कहा जाता था। आप कभी इलाहाबाद जाएंगे तो इलाहाबाद में आज भी इसको हम तमसा नदी के नाम से ही सुनते हैं। वहां के लोग, स्थानीय लोग आज भी इसको तमसा नदी ही बोलते हैं। ठीक है। तो तमसा नदी आप हम रामायण जब देखेंगे तो रामायण में भी तमसा नदी का उल्लेख किया गया है। ठीक है। कई बार तमसा नदी का आता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अब, तो यह गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है। गंगा की सहायक नदी मानी जाती है जो सतना में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है। तो टोन्स मैंने कई बार बता चुका हूँ। टोन्स के बारे में याद रखना अच्छे से, जिससे आपको कोई गलती, कोई गलत फहमी ना हो और आपका जो है क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है। अब हम बात करेंगे सोन नदी की। तो सोन नदी ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है जो मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, मैकाल पहाड़ी से निकलती है। और मैंने बताया था मैकाल पहाड़ी कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर वहीं पर अमरकंटक, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक। तो यहीं से नदी निकलती है सोन नदी, और ये जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश के मैसूर, ये सोनभद्र जिले में बहते हुए और ये प्रवेश करती है बिहार में। और बिहार में जब प्रवेश करती है तो ये जाके वहाँ पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। लिखा है यह गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है जो मैकाल पहाड़ी में स्थित है। यह बिहार में गंगा से बाईं तरफ से आके मिलती है और इस नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, और यह क्वेश्चन कम से कम 20-25 बार आ चुका है। तो एमपी में भी, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी और आईएएस में भी पूछा जा चुका है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो एक सोन नदी पर है। और ये परियोजना अकेले यूपी या एमपी या बिहार की नहीं है, ये परियोजना तीनों राज्य की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाण सागर परियोजना किन तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो यूपी, एमपी और बिहार, यहाँ से जो जल विद्युत का उत्पादन होता है, जो विद्युत उत्पादन होता है, ये तीनों राज्य को बराबर बराबर दिया जाता है। बिहार भी इसका लाइट का यूज करता है, यूपी भी करता है और एमपी भी करता है। ठीक है।
इसका नाम सोन क्यों रखा गया? क्योंकि इस नदी में की बालू में सोना पाया जाता है। मैंने पहले भी चर्चा किया था, तो सोना पाया जाता है इस नदी में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सोन नदी। इसकी बालू में, लेकिन बहुत इसकी मात्रा बहुत कम होती है। मैं समझना कि चल के वहीं बसा जाए बालू पे ही, वहाँ से सोना सब निकाल लिया जाए, वो सब सरकार की संपत्ति है, वो आपको से कोई मतलब वहाँ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गंगा की बाईं सहायक नदियों की। ठीक है, बाईं सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं जो गंगा में आकर के मिलती हैं? तो उसमें सबसे पहली है राम गंगा नदी। राम गंगा नदी ये सबसे पश्चिमी सहायक नदी मानी जाती है, सबसे बाईं तरफ से आके मिलती है, और यह नदी उत्तराखंड में गढ़वाल जिले में गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। जो लोग कन्नौज के रहने वाले हैं होंगे, जो कन्नौज के बारे में जानते हैं, उनको पता होगा कि वहाँ पर दो नदियों का संगम है, राम गंगा और गंगा नदी का। तो गंगा नदी, पूछा जाएगा कि गंगा नदी किस, ये कन्नौज किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी किनारे है। ठीक है, और राम गंगा। और कन्नौज का जो इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि कन्नौज, आपको पता होगा कि कन्नौज जो है ये हर्ष की राजधानी थी। ठीक है, और होयनसांग यहाँ आया था हर्ष के समय में, इतिहास में। तो गंगा, कन्नौज का बहुत महत्व है। ठीक है, और जो है बाद में जो है यहाँ पर जयचंद का भी शासन था कन्नौज पर, और यहीं पर चंदावर का युद्ध हुआ था, तराइन के युद्ध के बाद तो कब्जा कर लिया गया था। किसने? जो है ऐबक ने इस पे मोहम्मद गौरी ने इस पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो याद रखना ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं जो इसीलिए इतिहास को थोड़ा सा जोड़ देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो राम गंगा नदी जो है ये कन्नौज के निकट आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, दूसरी है गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि लखनऊ और जौनपुर नाम जो इसी नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और जौनपुर, सुल्तानपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर पड़ता है, सुल्तानपुर, ये सब नदियाँ, ये सब जिले किस नदी किनारे हैं? तो गंगा नदी किनारे स्थित हैं। ठीक है, गोमती नदी किनारे स्थित है। गोमती नदी जो है यह नदी यूपी में पीलीभीत जिले में गोमत ताल फुल्लर झील से निकलती है। याद रखना, गंगा की एक ऐसी, भारत की एक नदी, गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जो किसी मैदानी क्षेत्र से निकलती है, वो भी झील से निकलती है। ठीक है, झील से निकलती है। यह गंगा नदी की एक मात्र सहायक नदी है जो मैदान से निकलती है। ठीक है, गोमती के बारे में। और मैंने पहले बताया कि गोमती नदी के किनारे 3 शहर प्रमुख हैं, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। मैंने सुल्तानपुर नहीं लिखा है, सुल्तानपुर आप लोग लिख लेना। ये तीनों इस नदी किनारे स्थित हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं घाघरा नदी की। घाघरा को सरयू नदी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको शारदा नदी भी बोलते हैं, मैंने नहीं बोला, लिखा है, आप लिख लेना। इसको शारदा नदी भी बोलते हैं, और यह घाघरा नदी, इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर में स्थित नामचा चुंग हिमनद से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, और हिमालय को काटते हुए, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, हिमालय को काटते हुए बहती है। और नेपाल में इसको कहते हैं करनैली नदी। याद रखना, पूछा गया है क्वेश्चन कि घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वहां पर करनैली नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह बिहार में छपरा जो है, बिहार के निकट जो है, गंगा नदी में छपरा के निकट मिल जाती है। ठीक है, बिहार में जो छपरा जिला है वहीं पर एक गंगा नदी मिल जाती है, इससे सरयू नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है, इसे जो है नदी किनारे अयोध्या स्थित है। जो आप अयोध्या है, आजकल फैजाबाद का नाम चेंज होकर अयोध्या हो गया है, ये भी योगी गवर्नमेंट ने किया है। तो सरयू नदी जो है के किनारे ही स्थित है वो, तो वहाँ उसको सरयू कहा जाता है, घाघरा को। ठीक है, गंगा, ये अयोध्या में। और यहीं पर जो है, और याद रखना एक बात और कि घाघरा नदी भी बाढ़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये जो है मिट्टी कटाव बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, जो है कम से कम 2-3 किलोमीटर मिट्टी को एक साथ काट के अब नदी में मिला देती है। ठीक है, तो घाघरा नदी भी बाढ़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और एक बात और बता देता हूँ कि मैंने बताया था गोखुर झील के बारे में, तो गोखुर झील सबसे अधिक कर कहीं पाया जाता है, तो वो घाघरा नदी पर ही पाया जाता है। और खासकर कहाँ पर? तो बलिया में, छपरा जिले में। जो बिहार का बलिया जिला है, वो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, और छपरा जिला बिहार का, यहाँ पर ये गोखुर झील का निर्माण करती है। इसके बाद में है अगला गंडक नदी। ठीक है,
गंडक नदी जो है यह नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, गंडक नदी के किनारे ही आपका सुना होगा चंपारण, जहां महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, तो ये गंगा नदी के, इसी गंडक नदी के किनारे स्थित है चंपारण। ठीक है, इसके अलावा है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक यह नेपाल में सीमा से निकलती है और सुमेर पहाड़ी से, यह भी गंगा की सहायक नदी मानी जाती है, बाई सहायक नदी। इसके अलावा कोसी नदी। ठीक है, तो कोसी नदी जो है ये 7 धाराओं में मिलकर बनती है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है और इसकी 7 धाराएं होती हैं, और उन धाराओं में सबसे प्रमुख धारा कौन है? अरुण नदी। तो कोसी नदी को नेपाल में अरुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह तिब्बत में गोसाई थान चोटी से निकलती है, नेपाल में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है कोसी नदी, और यह अपना मार्ग परिवर्तन के कारण जानी जाती है। बिहार में अत्यधिक बाढ़ भी लाती है। कोसी नदी का बाढ़ सुना होगा, 2007-8 में बहुत तेज बाढ़ आई थी, 2006-7-8 में, और वहां पर जो है अधिक नुकसान किया था। और आपको पता हो कि जो लोग बिहार के, उनको पता होगा कि कोसी नदी में बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है यहाँ, और लगभग 5 लाख की जनसंख्या प्रभावित होती है। ठीक है, हर साल प्रभावित होती है। और बिहार के डेवलपमेंट में वहाँ के पिछड़ेपन का एक सबसे बड़ा कारण कोसी नदी भी है। ठीक है, और कोसी नदी के क्षेत्र को कहते हैं मिथिलांचल। ठीक है, सीतामढ़ी दरभंगा, आप लोग नेटफ्लिक्स में देख लेना, सीतामढ़ी दरभंगा का क्षेत्र है ये, और ये अपने बाढ़ के लिए बहुत जानी जाती है। तो वहाँ के लोग बहुत परेशान होते हैं बाढ़ के लिए। ठीक है, बाढ़ से बहुत परेशान रहते हैं वहाँ पे। तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ये एक तरह शोक क्या, दुख प्रकट कर देती है पूरे बिहार के लिए। ठीक है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब आते हैं महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है ये भी गंगा की सहायक नदी है। कौन नदी? महानंदा नदी। तो महानंदा नदी जो है ये बिहार का शोक है, और यह नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और भारत में गंगा के बाईं ओर आकर के मिलने वाली अंतिम सहायक नदी मानी जाती है। यह नदी बाढ़ भी लाती है। ठीक है, तो महानंदा नदी ये भी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से निकलती है और बिहार में बहते हुए गंगा में आके मिल जाती है। ये गंगा की अंतिम सहायक नदी मानी जाती है भारत में। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने गंगा के बारे में एक एक करके सारी डिटेल आपको बता दिया है कि गंगा नदी कैसे निकलती है, गंगा नदी कैसे बहती है। ठीक है, और गंगा नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, मैंने सबकी चर्चा कर दिया है आपसे। और आप लोग उसको 2-3 बार कम से कम पढ़ना, एटलस में देखना, तो धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएगा। और कभी भी जब पढ़ा करो तो पढ़ने के बाद सोचा करो। जब सोचोगे तभी चीजें याद रहती हैं ज्यादा। ठीक है, देखने से, सोचने से ही चीजें याद रहती हैं बार बार। ठीक है, तो अपने आप को व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो कि जिससे और कोई काम करने का मौका अभी ना मिले। आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इसका पूरा लाभ आप लोगों को उठाना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात कर लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का मैप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले मैं मैप समझा देता हूँ और फिर मैं एक एक करके इसकी विशेषताओं की चर्चा करता हूँ। अब मैंने बताया था कि हिमालय से निकलने वाली 3 नदियों की चर्चा मुझे करनी थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो मैंने 2 बता दिया। अब तीसरा नंबर है किसका? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी का नंबर है। अब गौर करना, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट, कांगयू झील के निकट, या जो है इसके वहीं पर ग्लेशियर है, वहीं से ये नदी निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है और पूर्व दिशा की बढ़ते हुए ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को ध्यान समझना, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तो नामचा बरवा पर्वत के पास ये गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्ज का निर्माण करती है, और यू आकार में घूम जाती है। यू आकार, इंग्लिश का जो यू आकार है, देखो ऐसे घूम जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहा जाता है। अब गौर करना, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, दिहांग। ठीक है, और डिब्रूगढ़ के पास 2 नदियां और आके मिलती हैं, दिबांग और लोहित। दिबांग, लोहित और दिहांग तीनों नदियों के मिलने से ही
इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रह्मपुत्र पड़ गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान समझना कि 3 नदियां कौन कौन सी मिली, तो दिहांग, दिबांग और लोहित, तीनों नदियों के मिलने से ही इसका नाम चेंज होके क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, अब आसाम में इस नदी को क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र कहेंगे। आसाम में इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र है। और ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है ये पूरे आसाम में बहती है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ध्यान समझना, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसमें नदी आके मिलती है तिस्ता, जो सिक्किम से निकलती है। तो तिस्ता नदी के मिलने से ब्रह्मपुत्र में जब आके मिलती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में पड़ जाता है जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में नाम क्या पड़ गया, जमुना पड़ गया। अब ध्यान से समझना, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि गंगा की ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं और टोटल इसके नाम 4 हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को बात करें तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश, ध्यान समझना सब लोग, तिब्बत में सांगपो, और जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और आसाम में ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब गौर करना ध्यान से, जो इसकी और इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या हैं एक एक करके वो भी चर्चा कर लेते हैं, तब हम लोग आगे एक एक करके फिर बढ़ते हैं। ठीक है, अब गौर करना सब लोग, ध्यान से समझना कि जो ये नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ गौर करना, नदी ऐसे बह रही है फिर आके ऐसे बह रही है। तो गंगा की जो ये ब्रह्मपुत्र की दाया कौन सा हुआ, ये वाला एरिया दाया हुआ और ये वाला एरिया बायां हो गया। ठीक है, जैसे नदी बह रही है उसी तरफ पे आपको रखेंगे तो दाया बाया, जो मेरा दाया बाया रहेगा वही उसका भी दाया बाया रहेगा। अब गौर करना ध्यान से, तो दाई सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी, तो देखो यहाँ पर सुबनसिरी, कामेंग, बेलसिरी, मानस, संकोस और तिस्ता, ये जो है दाई सहायक नदियां हैं। बाएं सहायक नदी कौन कौन सी है, दिबांग, लोहित, दीखू, धनसिरी और कोपली, ये इसकी दाएं सहायक नदियां हैं। ठीक है, बाएं सहायक नदियां हैं। याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है और आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब गौर करना ध्यान से, जमुना नदी आके अब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा गया, जमुना। अब ये जमुना के नाम से जब बहती है गंगा में मिल जाती है और इसका खत्म, अब यही इसका नाम खत्म हो गया। गंगा की सहायक नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब ये जब आया और अब पद्मा हो गया, गंगा का नाम क्या हो गया, पद्मा। अब पद्मा के बाद जब नदी आगे बढ़ी तो देखो यहाँ पे मणिपुर पहाड़ी से बराक नदी आ रही है और आकर के वो मिल गई। जब वो मिल गई तो गंगा का नाम क्या हो गया, मेघना। और ये मेघना के नाम से ही जो है देखो सुंदर बनकर डेल्टा का निर्माण करती है और जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, ये पूरा मैंने मैप बना के समझा दिया है एक एक करके, जिससे आपको समझ में पूरी बात आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं एक और, तो जो लोहित नदी है, यहाँ पे देखो लोहित नदी है, इस लोहित नदी पर एक पुल बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं भूपेंद्र हजारिका पुल। ठीक है, भूपेंद्र हजारिका पुल बनाया गया है जो 9.15 किलोमीटर का है और यह भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है। ठीक है, नदी ये 2015 में बना था। तो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन हो गया, भूपेंद्र हजारिका पुल हो गया। भूपेंद्र हजारिका कौन थे, ये आसाम के रहने वाले थे और एक संगीतकार, कहानीकार, फिल्मकार थे ये। ठीक है, तो इनकी डेथ हो गई, तो इनकी जब डेथ हो गई तो इन्हीं के नाम पर इस पुल का नाम रख दिया गया। तो आज के वर्तमान में सबसे बड़ा पुल कौन सा है, भूपेंद्र हजारिका पुल है। किस नदी पर है, तो लोहित नदी पर है। ये सारी बातें आप याद रखना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखो यहाँ सब लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट कांगसू झील के ठीक दक्षिण में स्थित स्थान से निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है, चीमायुंगडुंग हिमनद से यह निकलती है। ठीक है, तिब्बत में यह सांगपो के नाम से जानी जाती है। मैंने अभी बताया कि तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, लेकिन अब ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, अभी मैंने बताया भी था, नामचा बरवा पर्वत
को काटती हुई एक गार्ज का निर्माण करती है और यू आकार में बहते हुए यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश प्रवेश कर दिया। अब देखो ध्यान से कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, जिसकी मैंने अभी चर्चा किया था कि दिहांग के नाम से जानते हैं। अब आगे क्या हुआ, उसके आगे कहानी क्या है कि डिब्रूगढ़ आसाम में है। तो डिब्रूगढ़ के निकट आसाम में दो अन्य नदियां, कौन कौन सी, दिबांग और लोहित के मिलने से इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रह्मपुत्र पड़ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, ये ब्रह्मपुत्र नदियों में 3 नदियां आके मिलती हैं, 2 नदियां और आके मिलती हैं, तभी उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और आसाम में ही इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और कहीं नहीं कहते हैं। ठीक है, आसाम में ही इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है, और जिसमें 916 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई पड़ती है, बाकी तिब्बत में और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो एक बात और याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी है, ये 3 देशों में बहती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, और बंगाल खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, वो आके गंगा में मिल जाती है, पद्मा में। ठीक है, बस इतना ही उसके साथ है। अगला क्या है, धुबरी, ध्यान समझना, धुबरी के निकट यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और तिस्ता नदी के मिलने के बाद यमुना के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ गया, जमुना। ठीक है, जमुना नदी आगे जाकर के पद्मा गंगा में मिल जाती है और इस तरह ब्रह्मपुत्र भी गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी गंगा की सहायक नदी मानी जाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके अलावा गंगा नदी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैप पे पहले देख लो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक देखो, यहाँ पर एक मैंने लिखा है माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप गंगा नदी पर, जैसे द्वीप मैंने पहले भी बताया था कि जो द्वीप होते हैं वो सागर में भी पाए जाते हैं, महासागर में भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं, नदियों पर भी। तो नदी पर भी जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं माजुली द्वीप। ठीक है, तो ये याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत का नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम माजुली द्वीप है। ठीक है, और आज वर्तमान में माजुली द्वीप जो है इसको एक जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये एक जिला हो गया है आज वर्तमान में, ये बात याद रखना, इसको पूरा जिला घोषित कर दिया गया, इतना बड़ा ये द्वीप है। ठीक है, आगे अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों की। मैंने सबकी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर से बता देता हूं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सुबनसिरी, कामेंग, बेलसिरी, मानस, संकोस और तिस्ता, ये इसकी सब क्या है, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी, दाई सहायक नदियां मैंने मैप दिखा दिया था आपको। बाई सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो दिबांग, लोहित, दीखू, धनसिरी, कोपली, इन सब के नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, भूलना मत ये बात। इसके बाद क्या है, तिस्ता नदी के बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो यह नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसके मिलने से ही ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। जो मैंने चर्चा किया वही मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, तिस्ता नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच जल का बंटवारे को लेकर विवाद है, अभी विवाद सुलझ नहीं पाया है। ठीक है, हो सकता है वर्तमान में आगे चल के सुलझ जाए। ठीक है, इसके अलावा लोहित नदी के बारे में बताना था, तो यह नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो बाई सहायक नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ढोला सदिया पुल, वही मैंने बताया भूपेंद्र हजारिका पुल इसी नदी पर बना हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है, जिसकी मैंने चर्चा किया वही मैंने यहाँ लिख दिया है जिससे आपको याद रहे। ठीक है, इसके अलावा है एक नदी है बराक नदी, जिसकी चर्चा मुझे करना था। ये याद रखना, बराक नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, ये पद्मा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ये इसकी सहायक नदी नहीं है ब्रह्मपुत्र की, लेकिन थोड़ा बताना था इसके बारे में, तो ये बता देता हूँ। यह नदी बांग्लादेश, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर माउंट जाबो पहाड़ी से निकलती है। यह मणिपुर पहाड़ी का छोटा सा अंग है। बांग्लादेश में इसे सुरमा नदी कहते हैं। याद रखना, बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी कहा जाता है, ये भी बात याद रखना। और यह बराक नदी ढाका के निकट में पद्मा से आकर के मिलती है तथा पद्मा को मेघना कहा जाता है। जैसे ही पद्मा में बराक नदी आके मिल जाती है वैसे इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, तो इसको बोल देते हैं जो है पद्मा।
वो मेघना, तो गंगा नदी मेघना के नाम से आकर के समुद्र में गिर जाती है। और इस नदी पर मणिपुर में तिपाई मुख बांध बनाया गया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको याद रख लेना कि बराक नदी पर ही मणिपुर में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है तिपाई मुख बांध है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो क्लास है वो हम यहीं पर रखते हैं। और मैंने 2 नदी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा किया है आज की क्लास में, एक गंगा नदी अपवाह तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और जहां कहीं डाउट होगा उसको पूछना। इसके अलावा एक बात और बता देता हूं कि आपका जो टारगेट है वो क्लास 11 की एनसीईआरटी का है। आप लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें जो नदी वाला चैप्टर है उसको जरूर पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र के नाम से वो चैप्टर लिखा होगा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो उसको पूछेंगे, ठीक है। और जो है आज की क्लास यहीं तक करते हैं।